जीटीवी मुजाहिद वेल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन इस वक्त जो दोहा में टॉक हो रही हैं, काबुल में जंग चल रही है, वो भी अपनी जगह, और फिर पीडीएम का भी इस वक्त इजलास जारी है इस्लामाबाद में। लेकिन बड़ी ख़बर यानी पाकिस्तान के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से, कि हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ, जिन्हें लंदन में कह दिया गया था कि आपका क़याम अब मुमकिन नहीं, कि आपकी पासपोर्ट पहले ही एक्सपायर हो चुका है, और हुकूमत बरतानिया ने भी वीज़ा देने से मियाँ नवाज़ शरीफ को इनकार कर दिया था। लेकिन जो नई मेडिकल रिपोर्ट आई है, जिसे लाहौर हाई कोर्ट में उनके वकील ने पेश किया, उसमें ये कहा कि लंदन से मियाँ साहब का यहाँ आना यानी पाकिस्तान मुमकिन नहीं, उन्हें उसी जगह यानी अस्पताल के करीबी मियाँ साहब को रहना है। लंदन के मैं तो कहता हूँ बड़े सबसे बाखबर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, बड़े इदारे से वाबस्ता हैं, मुर्तज़ा अली शाह मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू मुर्तज़ा। एक अरसे से क्योंकि कोरोना आ नहीं सका, लेकिन मुझे इल्म है कि आप की ख़बर मुस्तनद भी होती है और बाखबर भी होते हैं। मुस्तनद भी, लेकिन जी लंदन से लाइन मेरी डिस्कनेक्ट हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुर्तज़ा अली शाह से फिर रब्ता कायम करूँ। जी मुर्तज़ा, मैंने जैसे भी कह रहा था कि आप लंदन के बाखबर सहाफ़ी भी हैं सबसे ज़्यादा, और माशाल्लाह हर ख़बर पे नज़र होती है, लंदन नहीं बरतानिया के ऊपर भी। तो ये जो नई रिपोर्ट आई है, इसके बाद मियाँ साहब को रहने की इजाज़त मिल जाएगी लंदन में, ऐसा ही है? और वो जो उनका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, बरतानिया ने वीज़ा देने से इनकार किया, अब क्या सूरत हाल होगी मुर्तज़ा? ब्रजी साहब, जो इन्होंने नई रिपोर्ट जमा करवाई है, इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें यही है कि यही वो रिपोर्ट है जो इन्होंने अब होम ऑफिस को, जो नवाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम है, उन्होंने जो वीजा एक्सटेंशन के हवाले से जो अपील की है, वहां पर भी यही डॉक्यूमेंट्स वो जमा करवाएंगे। और इसलिए कि जिस हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक ने ये रिपोर्ट इशू की है, वो ऑब्वियसली यहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस है, उससे ये रेगुलेटेड है और कोर्ट्स को इन रिपोर्ट को मानना पड़ता है। लेकिन एग्जैक्टली होम ऑफिस इस हवाले से ट्रिब्यूनल अगले 1 साल में क्या फैसला करता है, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने आज जमा करवाई है, उसमें क्लियरली ये रिफ्लेक्टिव है कि जो नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है, वो किन आर्गुमेंट्स के ऊपर जो अपना केस है वो अपील में जाएगी। कि उनका ख्याल ये है कि जो मेडिकल एडवाइस इस वक्त नवाज शरीफ को ये है कि उनकी जो ट्रीटमेंट है, जिसकी बुनियाद पर जो 2 साल पहले वो आए थे, ये उनकी लीगल टीम का व्यू है, उनकी मेडिकल टीम का व्यू है कि वो कंटिन्यू होनी चाहिए, और इस दौरान जबकि वो उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, वो ट्रैवल ना करें। ये मेडिकल रिपोर्ट उनकी कह रही है, जिसका आल्सो जो वो कोर्ट के सामने, जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल है उसके सामने ये ग्राउंड रेज करेंगे कि बिकॉज उनको मेडिकल एडवाइस ये है कि आप ट्रैवल ना करें, देयरफॉर he is not fit to travel at this point of time। अच्छा मुर्तज़ा, एक और बात है कि पासपोर्ट तो खैर एक्सपायर हो जाते हैं, और पाकिस्तान के जिला वतन लोग फिर दूसरे तरीके से यहाँ रहते हैं, जैसे अल्ताफ़ हुसैन यहाँ मौजूद हैं, टीमें गई, क्राइम सब कुछ हो चुका, उन्हें वापस नहीं आ सके। क्या इम्पोर्टेंट वीज़ा था, पासपोर्ट था? इसके बाद जो थर्ड क्या ऑप्शन है जिसके ज़रिए मियाँ साहब यहाँ रह सकें? देखिए, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वीज़ा है। चूंकि वीजा उनके पास, अगर बरतानिया का वीजा ही नहीं होता तो फिर वो इमीडिएटली गैर कानूनी होते। लेकिन अगर पासपोर्ट नहीं है तो वीजा कैसे होगा? देखिए, वीजा तो जो पासपोर्ट का होना जरूरी नहीं है। वीजा उनके पास जो पुराने पासपोर्ट के ऊपर भी जो वीजा है वो लीगल है और 10 साल का है, और ये वीजा उन्होंने लिया था 2018 में, उस वक्त 10 साल का उन्हें मिला था। तो आप लगा लें ये 2026-27 तक उनका वीजा तो वैलिड है, एक बात। दूसरा ये कि अभी नवाज शरीफ के पास जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास वेरियस ऑप्शन है। अभी से बरेली साहब, मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने अपील की है, जो उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, अगर तो तकरीबन 1 साल लगना है इस अपील के सुने जाने में, अगर उस अपील भी उनके खिलाफ आती है तो उसके बाद एक और अपर ट्रिब्यूनल में वे जाएंगे, 1 साल वहां लगेगा। इन टोटल ये 2 साल लगते हैं। 2 साल के बाद वो जुडिशियल रिव्यू पे जा सकते हैं। आप इनको 3 साल तो सिर्फ नवाज शरीफ जब तक अब इस पूरे प्रोसेस का आउटकम नहीं निकलता वो लीगल है, क्योंकि जब आपका केस चल रहा होता है, आपका स्टे लीगल है और आप उसमें आप गैर कानूनी तौर पे नहीं रह रहे होते, बिकॉज एक कोर्ट के सामने आपका केस है, ये कानून है। मैं इसमें कुछ अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा। लिहाजा इन सारी चीजों को जब आप सामने रखें तो उनका जो रिफ्यूज वीजा नहीं हुआ, और वीजा तो उनके पास वैलिड है, उन्होंने ये कहा था होम ऑफिस को कि जो एवरी 6 मंथ्स उनको जो एक्सटेंशन करानी पड़ती है 6 महीने के बाद, उसको मेडिकल ग्राउंड्स पे ही कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि जो इससे पहले जब से वो पाकिस्तान से आए हैं
पिछले 18 महीनों में वो 2 एक्सटेंशन करवा चुके थे, ये तीसरी थी। यहाँ पे जो टिपिकल होम ऑफिस का बिहेवियर ये होता है कि 2 दफा अगर आपको एक्सटेंशन एक ही ग्राउंड पे दी जाए तो तीसरी बार उसको नहीं दिया जाता। और यही वजह है कि उन्होंने पुरानी ग्राउंड की उन्होंने उसको आर्ग्यू किया था, उन पुरानी जो मेडिकल ग्राउंड है उसके ऊपर उनको वीजा ये नहीं। अच्छा, अगर मैं मुर्तज़ा आपसे ये पूछूं कि लास्ट एंड कंक्लूडिंग क्वेश्चन कि जैसे आपको इल्म होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लंदन से इसलिए आई तमाम खतरात के बाद कि अगर वो ना आती तो पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो जाती, और जो आखिरी बार आई हैं, और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी। मियाँ साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी वो पॉलिटिकली क्योंकि उनका बयानिया वो खुद ये समझते हैं ना अभी तक रेलिवेंट हैं, चाहे सेहत इजाज़त ना दो, और ये भी ज़रूरी है कि एक वक्त में उन्हें आना भी पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि पार्टी कमांड शहबाज या मरियम के पास ऐसी है कि मियाँ साहब का होना ना होना ज़रूरी है? देखिए, मैं ब्रिज साहब उसमें अगर अपनी पर्सनल, मैं तो वैसे खबर देता हूँ, मैं अपनी ओपिनियन बहुत कम देता हूँ, लेकिन अगर मैं जनरली जो आपका क्वेश्चन है इसको अगर इंगेज करूँ तो देखें, ये नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन से पहले भी पाकिस्तान गए थे और उस जर्नी में हमने उनके साथ ट्रैवल किया था। और रेलिवेंस की देखिए जहाँ तक बात है, अब वैसे तो अगर आप पाकिस्तानी टीवी पे देखें तो उनकी तस्वीर आने पर भी पाबंदी है, वो तो पॉलिटिकली रोजाना कहा जाता है कि उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप देखें पिछले सिर्फ जिस दिन से उनकी वीजा एक्सटेंशन रिफ्यूज हुई है, पाकिस्तानी मीडिया में क्या नवाज शरीफ के अलावा कुछ डिस्कस हुआ है? रोजाना पूरे बुलेटिन चलते हैं, डिस्कशन में, और उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। आज एक शादी की खबर आई है नवाज शरीफ की, वो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। तो पॉलिटिक्स से तो आपको पता है पाकिस्तान में मतलब माइनस तो कोई नहीं होता, सारे ही ऑन रहते हैं। टाइम और मुख्तलिफ हालात बदलते रहते हैं, और ना सिर्फ किसी की सियासत मतलब किस तरह कहने से खत्म होती है, पीटीआई भी है, पीपल्स पार्टी भी है, वो सारे लोग। ठीक है मुर्तज़ा अली शाह, थैंक यू सो मच। आई थिंक सी यू सून इन लंदन। मुर्तज़ा अली शाह मैंने जैसे कहा कि लंदन के बरतानिया के बाखबर तरीन सहाफ़ियों में हैं, और वो ये बता रहे थे कि मियाँ साहब बहरहाल क्योंकि वीज़ा है और 10 साल के लिए है इसलिए वो रह सकते हैं। हमारे साथ कमरुज़्ज़मा कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और आपको इल्म है कि इस वक्त PDM का इजलास जारी है। शहबाज शरीफ साहब उसमें शरीक हैं और मौलाना साहब तो हैं ही, और उससे हटकर लेकिन मैं ज़रा चाह रहा था कि कायरा साहब, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। कायरा साहब, अभी गुफ्तगू हो रही थी इसी दौरान जब PDM का इजलास जारी है, वो मियाँ साहब के बारे में, और एक जो नया मेडिकल सर्टिफिकेट आया है उसमें ये कहा गया है कि जनाब वो उनको वो कतई तौर पर उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो पाकिस्तान आएँ। आप लोगों ने भी एक बार सवाल उठाया, चौधरी एतराज़ हसन साहब तो तवातुर से ये कह रहे हैं कि उनकी सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। जरदारी साहब ने भी, आपको याद होगा, ये कहा था कि जनाब आप हमसे कहने के लड़ो तो उसके लिए आना ज़रूरी है, आप क्यों नहीं आ रहे? लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि मियाँ साहब की बीमारी भी एक उस पर और बयानिया तो था कंट्रोवर्शियल, बीमारी भी कंट्रोवर्शियल बन गई है। इससे पहले कि मैं आपके PDM पे बात करूँ, इसके बारे में क्या कहेंगे कायरा साहब? बरेलवी साहब, जहां तक मुस्लिम लीग का अपना ताल्लुक है, पहली बात कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को जरदारी साहब ने कहा कि आप वापस तशरीफ लाएं, वो मियां साहब की उस गुफ्तगू के जवाब में था जो रिपोर्ट नहीं हुई, और मैंने कई चैनल्स पे उसका जिक्र किया है। और उसमें मियां साहब ने बार बार इसरार किया, 2 मीटिंगों के अंदर उन्होंने ये बार बार कहा कि जी मैं तो 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुका हूँ, मुझे इक़्तिदार में अब दिलचस्पी नहीं है, मैं तो इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहा, मैं तो निज़ाम बदलना चाहता हूँ। और अगर कोई लोग डरते हैं और उन्हें डर लगता है और वो ऐवानों के अंदर से रास्ते पैदा करना चाहते हैं, तो वो अपने रास्ते का फैसला कर लें, मेरा वो रास्ता नहीं है। उस पे एक मीटिंग के अंदर भी ये बात हुई, दूसरी मीटिंग में भी ये बात हुई, तो यकीनन ये बात जरदारी साहब को वो कह रहे थे ना, और किसी जमात को तो नहीं कह रहे थे। उसके जवाब में जरदारी साहब ने कहा कि हम तो जी कमजोर लोग हैं। हालांकि जरदारी साहब तो वो है ना जो 12 साल जेलों में रहे और अपनी बात से नहीं हटे, उनको ऐसे इस तरह की चीजें नहीं घबरा सकती। लेकिन उन्होंने तंजन कहा कि मेरा जरा डोमिसाइल कमजोर है, मैं जरा कमजोर आदमी हूँ, लेकिन मियाँ साहब अगर यही लड़ाई लड़नी है तो फिर आप वापस तशरीफ ले आइए। बिल्कुल हुई, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू के जवाब में कही गई। रही बात कि हम आज भी ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग के अंदर बहरहाल 2 सोचें मौजूद हैं, वो इसका इकरार करें या इनकार करें, ये बात अपनी जगह। सो पहले उनको फैसला करना होगा कि मुस्लिम लीग का ओवरऑल आज तक का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के सहारे चलते रहे।
अब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से अपने रास्ते अलग कर लिए और वो वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नारा लेके चले हैं। हम तो 50 साल से ये नारा लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनका अलमिया ये है कि उनका जो मिडिल टीयर है, यानी जो इलेक्टेबल है, मेंबर्स हैं, उनकी अक्सरियत इस नारे के साथ नहीं है। उनका जो वोटर है नीचे जो लास्ट ईयर आता है वो भी इस नारे के साथ नहीं। वो सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पॉलिटिक्स करने के और पार के सहारे जीतने के हमेशा वो मिसाल है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का कारकुन रेजिस्टेंस का सिंबल है। अगर हमारी क़यादत इसमें कोई थोड़ी बहुत आगे पीछे बात करे या करना चाहे तो कारकुन उसको रेजिस्ट करता है। ये एक मिसाल है। तो मुस्लिम लीग को अपने अंदर से इस बुरी को दूर करना होगा। ये उनके लिए मुश्किल काम है, लेकिन हम आज भी इस बात पे हाजिर हैं कि अगर पीडीएम या पीडीएम के अलावा जो पार्लियामेंट के पीडीएम पे आ रहा हूं और कहता हूं पीडीएम पे मैं पीडीएम पे आ रहा हूँ। पीडीएम का भी इस वक्त जो आपसे गुफ्तगू हो रही है, कायरा साहब इजलास जारी है और उसको जहाँ तक मेरी इत्तला है हमारे नुमाइंदे हैदर मौजूद है, मैं उनसे ही मालूम करूँगा कि एक बार फिर कोई मेरे कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। हज़रत मौलाना फजल रहमान ने मियाँ साहब को राज़ी भी किया है, शहबाज शरीफ साहब भी शरीक हुए हैं, मरियम बीबी ऑनलाइन शरीक हैं। और तो हम ये समझें कि बिल आखिर लोग तो कहते हैं सियासत में कोई बात आखिरी नहीं होती। अब क्या वापसी किसी भी सूरत में कभी भी पीपीपी की पीडीएम में नहीं होगी? कायरा साहब, पीडीएम में जाने की हमारी तो वाज़े तौर पे हमने तो कभी पीडीएम छोड़ा ही नहीं, बनाया था। हमें पीडीएम से निकालने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में पीडीएम ही खत्म हो गया। अब भी हमने कहा है कि अगर अपोजिशन पीडीएम के उस ओरिजिनल चार्टर पे जो हमारा लिखा हुआ मुआहदा है उस पर अमल करती है तो बिस्मिल्लाह। हमारा यही मुतालबा है कि वो जो लेटर लिखा गया था वो विड्रा किया जाए, उसमें माजरत की जाए और एएनपी को राजी किया जाए। हमें तो कोई एतराज नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ओरिजिनल जो प्लान था उस पर अमल किया जाए। हम किसी और के कहने पे, किसी और जमात की ख्वाहिश पे ये सारा कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा सब जमातों का आपस में मुआहदा था उस पर अमल दरामद के लिए हाजिर है। और पीडीएम जब तक इकट्ठा था, अपोजिशन इकट्ठी थी, तो यकीनन उस इकट्ठ का हुकूमत को परेशानी थी। आपको वज़ीरों के होंठों पे जमी पिपड़ियां नजर आती थी, उनके घबराए हुए लहजे और चेहरे, उड़ी हुई हवाइयां आपको नजर आती थी उनके चेहरों से। लेकिन जब से ये हुआ, पीडीएम आपस में इख्तलाफात का शिकार हो गई, टूट हो गई, तो उसके बाद हुकूमत भी दोबारा जरा शेयर हो गई, इसलिए कि उनको कश्मीर के अंदर कामयाबी मिल गई। अगर होता, अगर पीडीएम को तोड़ा ना जाता तो फिर यकीनी तौर पे हमें यकीन है कि कश्मीर के अंदर भी जिस तरह बाई इलेक्शन में और सेनेट में हुकूमत को बुरी तरह हज़ीमत उठाना पड़ी, वहां पे भी कश्मीर में भी इनको 4 सीटें ना मिलती। और इसी तरह जो सियालकोट का इलेक्शन लूज की मुस्लिम लीग, ये इलेक्शन भी लूज ना होता, क्योंकि इससे पहले भी सियालकोट में एक इलेक्शन हुआ था। हुकूमत ने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए लेकिन नहीं जीत सके। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे वोटों की वजह से जीत गए, हमारे वोट भी जो थे वो भी मिले, लेकिन एक तासर होता है इलेक्शन में, एक हवा होती है। और जब वो हवा खराब हो गई, लोगों को पता चल गया, हुकूमत ने उस पर खूब बगलें बजाई हैं और उस पर उनका हक भी बनता है। यकीनन इससे अपोजिशन की तहरीक को नुकसान पहुंचा है, लेकिन हमारी तरफ से उस पर आज भी हमारा तावन हाजिर है। उसकी जो तरीकाकार है वो कायरा साहब अगर आप हमारे दोस्तों पे देदार है, और अगर वो हमारे अलावा अपने तौर पे तहरीक चलाना चाहते हैं तो हमारी गुड विशेज उनके लिए हैं। बिल्कुल वो धरना दे, वो इस्तीफे दे, वो जो भी करे, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए कि इस मुल्क के ऊपर इस हुकूमत जो मुसल्लत हो गई है इससे जान छूटे और पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिल सके। हमारी जो अपोजिशन की दीगर जमातें उनके लिए गुड विशेज है, अल्लाह करे वो अगर हमारे बगैर भी चलाना चाहते तो कामयाब। कायरा साहब, वैसे तो मैं चाह रहा था कि ज़रा अभी मैं मालूम करना चाह रहा था, अपने नुमाइंदे थे कि पीडीएम का इजलास जारी है, अगर बल्कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गुफ्तगू के दौरान ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए कि मौलाना साहब आ गए हों, कोई तहरीक की धरने की मुहर्रम के बाद तारीख दे रहे हों, कोई बड़ा फैसला हो सकता है हमारी गुफ्तगू के दौरान ही आ जाए, हमारे प्रोग्राम के दौरान ही आ जाए। लेकिन चलते ज़रा बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एक बयान किया, मैं फिर वाशिंगटन जा रहा हूँ, चीखें निकल जाएंगी। तो आपको इल्म है
वाशिंगटन जब मतलब भुट्टो साहब आए तो खैर वो आए, बेनजीर साहबा भी आई, तो ये जो वाशिंगटन की एक पूरी तारीख है, एक ज़माने में तो हम कहते ही थे जी वहीं से आता है हुक्मरान, डिक्टेशन भी वहीं से आती है। तो ये बिलावल ने कोई लाइटर वे में कहा है कि चीखें निकल जाएंगी वाशिंगटन फिर जा रहा हूँ, कायरा साहब? बरेलवी साहब, बीबी शहीद भी जाती थी और कई दफा वो गई, उसलिए कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था और अमरीकी हुकूमत उस वक्त मार्शल लॉ को सपोर्ट करती थी और वहाँ लॉबिंग करके पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन के लिए बीबी शहीद की स्ट्रगल थी। और आप खुद उस बात के खुद दाई और खुद उसके गवाह हैं जिसके लिए वो जाया करती थी। भुट्टो साहब जो थे वो हुकूमत में थे तो बिल्कुल जाते थे, हुकूमत के अलावा शायद वो किसी थिंक टैंक में गए हों या पढ़ने गए हों। रही बात बिलावल साहब की, जो पिछली दफा वो गए थे उसके ऊपर बड़ा हमने वजाहत से बयान किया था कि वो एक तंजीम है येलोस्टोन, जिसकी तकरीब में वो गए थे। कई महीने पहले से उनको इनविटेशन थी और अभी उनको इनविटेशन है, उस पर जा रहे हैं। और क्योंकि उनके जाने पे एकदम हुकूमत पैनिक हो जाती है, तो उसमें उन्होंने जरा लाइटर साइड पे कहा कि मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ फिर गवर्नमेंट जो है ये घबरा जाएगी, इनके अंदर फिर पैनिक फैल जाएगा। तो ये इस तनाजुर में बात हो सकती है और क्या होगी। ठीक, कायरा साहब शुक्रिया। अगर मुझे वक्त मिलता हो, जैसे मैंने कहा कि जो इजलास पीडीएम का जारी है, यकीनन वो फैसले भी लेके आते हैं, उससे भी आपका रद्दमल मालूम करता। और जैसे मैंने कहा कि दोहा में बड़े अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं, ख़ुद ज़ल्मिज़ादे वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। और दूसरी तरफ आज शह सुर्खियों से आया कि तालिबान ने 8वें सूबे पर भी कब्ज़ा कर लिया है। तो दोहा चलेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आना दोहा टॉक पे चाह रहा था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमारे पीडीएम के इजलास जो है अख्ताम पर पहुँचा और हज़रत मौलाना फजल रहमान, और आप देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब 21 अगस्त को एक बार फिर इजलास होगा, 28 अगस्त को पीडीएम का सरबराही इजलास होगा और 29 अगस्त को कराची में अज़ीमुश्शान जलसे का आगाज़ होगा। यूँ एक बार फिर पीडीएम का ने ऐलान किया है कि वो जो तहरीक उनकी कहते हैं मनसूख हो गई थी, मुलतवी हो गई थी, मुअत्तल हो गई थी, उसका दोबारा आगाज़ कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के इशू पर भी मौलाना फजल रहमान और उनके क़यादत ने कहा कि इस वक्त इस इशू के लिए पीडीएम अफ़गान मसले का हल फ़रक़ीन का मुज़ाकरात में ही समझती है और उनका कहना था कि अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। वजह तौर पर मौलाना साहब का ये कहना कि उन्हें एतमाद में ले जाए बिल्कुल दुरुस्त था। तो चलिए ज़रा दोहा और हम गुफ्तगू करेंगे सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से। आपको इल्म है बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बड़ा गहरा तजर्बा रखते हैं। सैयद साहब शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ज़रा ये बताइए कि इस वक्त दोहा टॉक भी जारी हैं, तालिबान की तरफ से कब्ज़े भी जारी हैं और दोनों के अपने अपने दावे हो रहे हैं, तो एक ऐसे वक्त में जब ये टॉक भी हो रही हो, ये जंग भी जारी हो, इसको आप किस तरह देखते हैं सैयद साहब? देखिए जी, अब तालिबान की इसको स्ट्रेटजी लगती है कि जो वो इलाके, वो सूबे, वो सूबाई हुकूमत के जो कैपिटल्स हैं जिनका नॉन पश्तून एरियाज में है, जिनका बॉर्डर इंटरनेशनल है, उनको कब्जा किया जाए। अब देखिए ना, पाकिस्तान के करीब उन्होंने बॉर्डर को कैप्चर किया है, वो कंट्रोल आ गया चमन में। आपने देखा जरंज जो अफगानिस्तान बॉर्डर में है, जो आपने देखा कंदूज जो है ताजिकिस्तान बॉर्डर में है, वो बॉर्डरिंग एरियाज ले रहे हैं ताकि उनकी लेजिटिमेसी इंटरनेशनल हो कि हमारा झंडा है और जो क्रॉसिंग भी होगी इंटरनेशनली वो हमारे थ्रू हो। और अभी कंदहार और काबुल पर, जलालाबाद पर ये जो पश्तून एरियाज है साउथ ईस्ट के, उस पर फोकस नहीं किया और मेरे ख्याल में उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। और अभी तक जितने 6 दारुल खिलाफा उन्होंने लिए हैं वो सारे जंग से नहीं लिए हैं, वो उन्होंने आए हैं और वो एग्रीमेंट्स
हुए हैं उन्होंने सरेंडर किया है अफगान आर्मी ने। अब अफगान आर्मी के बारे में कहा जाता है कि ये 3 लाख की फौज है, 3 लाख में से 50,000 स्पेशल फोर्सेस हैं उनके। अमेरिका ने कोई 90 अरब डॉलर खर्च किए थे इन पर। अमेरिका ने पिछले 20 सालों में 2.5 खरब डॉलर अफगानिस्तान में मजमूई तौर पर किए थे खर्च इस पर। फिर अफगानिस्तान की एयरफोर्स भी है, जो एयरफोर्स तालिबान की तो एयरफोर्स नहीं है, और अफगानिस्तान एयरफोर्स है, उनके पास फाइटर जेट्स हैं, बॉम्बर्स हैं, और प्लस अमेरिका के 22 बेसेस हैं इस खत्ते में, चाहे वो यूएई में हो या उर्दन में हो या कतर में हो, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और प्लस उनकी बड़ी हैवी प्रेजेंस है अरेबियन सी में, उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो उस हवाले से और तालिबान की फौज लोग कहते हैं 80,000 से 1 लाख तक है, तो 1:3 रेशो है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो इस वक्त लड़ाई हमें नजर नहीं आ रही अफगान फोर्सेस के दरमियान और अफगान तालिबान के मिलिट्री लिहाज से। जहां भी हुआ है उन्होंने सरेंडर किया है, और बल्कि 2-3 जगह तो ये भी हुआ है कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके पनाह भी ले ली है। एक दफा पाकिस्तान से ली पनाह, फिर आगे पिछली दफा ताजिकिस्तान से पनाह ली। तो इसमें और मजे की बात है कि अमेरिका ने भी जो बॉम्बिंग वगैरह की है पिछले इतवार को, वो भी हिज़्ब मातकद्दम थी, रस्मी थी, और टू शो दैट उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं लगता। वो समझते हैं कि ये बस जो भी है ये मिलिट्री फैसला होगा। कोई अमेरिका ने भी कोई डिप्लोमेसी के हवाले से सफारती इनिशिएटिव कोई नहीं लिया। सही साहब, ये तो आपने जो आपका बड़े आपने तफसील से, बड़ी वदाहत से और वेल इन्फॉर्म्ड तरीके से दोनों तालिबान की ताकत और गनी हुकूमत की ताकत और उनके दरमियान जंग के बारे में बताया। लेकिन ये इस पूरी जंगी सूरत हाल में तो हमें मायूस कुन लगेगी ना ये दोहा टॉक। क्या इसके कोई फ्रूटफुल नताइज निकलेंगे दोहा टॉक के, जिसमें ज़ल्म-ए-ज़ादे पहुंच गए? आपको पता है उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारा भी नुमाइंदा निचली सतह का है। सैयद साहब, आप ये देखिए मुजाहिद साहब के इधर बड़े बाजे बजाए जा रहे थे कि अफगान तालिबान की फतह हो रही है और वो हिंदुस्तान की शिकस्त है और पाकिस्तान की फतह है। मुझे ये समझ नहीं आती इस मंतक का। यूएन रिपोर्ट आई है 26 जुलाई को, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर 12,000 बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द हैं, उसमें से आधे, उनमें से 12,000 में से 6,000 साढ़े 6,000 टीटीपी के हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, जिनके लीडर ने इंटरव्यू दिया CNN को कि मैं एक आजाद रियासत कायम करना चाहता हूं बॉर्डर के ऊपर। और आज आपने देख लिया स्टेटमेंट आया है अमेरिकन पेंटागन का, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की पनाह गाहें हैं और हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं कि इन पनाह गाहों को खत्म किया जाए। तो हमने जो हमारी अफगान पॉलिसी, चाहे वो माजी की अफगान पॉलिसी हो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करती थी और जो बाकी पॉलिसी वो फेल हुई है। लेकिन ना हमने समझा कि हमारे बंदे आ जाएंगे पावर में। अफगानिस्तान में ये उम्मीद ही ना रखें, जो भी गवर्नमेंट आए उनके अवाम फैसला करें, वो हमसे अच्छे ताल्लुकात रखेंगे क्योंकि हमारे हमसाए हैं और हमारे कोई बुनियादी तनाज़ा नहीं है अफगानिस्तान के अवाम के साथ, अफगानिस्तान की रियासत के साथ। कुछ ग्रोह है हिंदुस्तान के असर जरूर है रॉ का, दूसरों का, उनके काबिल जो एलीट है, इंटेलिजेंस या अफगान फौज है या सफारतकार है, काबिल एलीट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो हिंदुस्तान नवाज है। लेकिन ओवरऑल मैं जाता रहता हूँ काबिल, मैं गया हूँ तो उधर देखा कि सबसे लंबी कतार होती है पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, जो वाइट एम्बेसी है काबिल में। मैं सैयद साहब आपका मैंने कहा ना, क्योंकि बड़ा वसी तजर्बा है, लेकिन मैं आपको क्योंकि बहरहाल अभी प्रोसेस में है, अभी कोई फैसला कुन नताइज दोहा टॉक के निकले नहीं है। इनिशियली टेबल पे बैठकर इब्तिदाई मामलात हुए, लेकिन लास्ट अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपका तजर्बा क्या कहता है? एक तरफ दोहा टॉक, तो क्या कोई बड़ी खाना जंगी की तरफ अफगानिस्तान जा रहा है, या इसके ज़रिए जो मैंने कहा जैसे टॉक के ज़रिए कोई पुरअमन हल निकलने के कोई इम्कानात रहते हैं? कंक्लूडिंग कथी साहब, मेरे ख्याल में खाना जंगी अवॉइड हो सकती है अगर बर वक्त सफारतकारी हो। अगले 1-2 महीने जो चंद हफ्ते हैं बड़े अहम हैं, इसमें कोई इनएविटेबल नहीं। तालिबान को भी पता है कि उन्होंने भी अगर एक सियासी कुव्वत है, अफगानिस्तान लैंडलॉक मुल्क है, उन्हें गुजारा करना है अपने लोगों के साथ भी और ये जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं। और अफगानिस्तान ये वो अफगानिस्तान नहीं जो तालिबान का अफगानिस्तान था। 20 सालों में बड़ी तब्दीली आई है, लोगों में तालीम आई है, आजाद मीडिया आया है, खवातीन के हकूक आए हैं। तो ये
तालिबान का अफगानिस्तान नहीं हो सकता जो 20 साल पहले था 9/11 से पहले, तो उनको भी कॉम्प्रोमाइज करने होंगे। तो उस कॉम्प्रोमाइज करने में हम अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान और बाकी जो इलाकाई ममालिक जिनका मैंने अभी जिक्र किया, तो ये खाना जंगी मेरे ख्याल में अवर्ट हो सकती है, ये इनएविटेबल नहीं है। सैयद साहब, मैंने कहा मुशाहिद सैयद साहब उनचन इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल एक्टिविस्टों में से हैं जिनकी ख़ास तौर पर ड्यूल लाइन के इस तरफ और उस तरफ बहुत गहरी नज़र है। अब से थोड़ी देर पहले हमने दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान चौधरी साहब से मालूम करना चाहा था कि वो दोहा टॉक को किस तरह देख रहे हैं, जो इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि अफ़गान इशू के हवाले से, अफ़गान के मुस्तक़बिल के हवाले से दोहा टॉक की बड़ी अहमियत है कि इस वक्त अमेरिका के सबसे मुतहर्रिक नुमाइंदे ज़ल्म-ए-ज़ादे वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तानी नुमाइंदे भी, दूसरी तरफ जंग भी उसी तेज़ी से जारी है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, शुक्रिया, मुझे इल्म है कि आप बहुत मसरूफ़ थे। ये जो दोहा मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि तालिबान कह रहे हैं हमने 8 कब्ज़ा कर लिया सूबों पर, उधर काबुल हुकूमत भी बमबारी कर रही है। तो एक ऐसे वक्त में जब जंग इतने पीक पर पहुंची हुई है, हम कैसे समझें कि कोई मस्बत पॉजिटिव अच्छे नताइज निकल सकेंगे? चौधरी साहब देखिए बरेलवी साहब, हम ये समझते हैं कि जो वहाँ पर इस वक्त जब ट्रूप्स की विड्रॉल कंप्लीट होने को है, उस वक्त ये जो इंक्रीज़ इन वायलेंस है उसके ऊपर पाकिस्तान को तशवीश है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के मसले का वाहिद हल पॉलिटिकल निगोसिएशन है। हम ये समझते हैं मिलिट्री सलूशन कोई नहीं है, और पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़े किया कि हम किसी भी टेक ओवर बाय फोर्स जो है उसे सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं ट्रोइका प्लस का, जिसमें पाकिस्तान के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, ये एक इंतहाई अहम मौका है कि किस तरह हम जो स्टॉल्ड पीस प्रोसेस है उसे आगे लेके चल सकें, ताकि निगोसिएशन जो है वो उसे दोबारा रीवाइटलाइज करें और पीस प्रोसेस के अंदर दोबारा जो है वो एनर्जी डाल सकें। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसा मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, अफ़गानिस्तान के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की लीडरशिप की है। इस वक्त उन्हें अपनी तमाम एनर्जीज़ फोकस करनी चाहिए टू फाइंड अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू निगोसिएशंस, जो कि अफ़गान लेड हो, अफ़गान ओन्ड हो, लेकिन उसका जो मरकज़ है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए टू फॉर्म एन इंक्लूसिव, ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल सेटअप। जी लेकिन चौधरी साहब, एक और भी पहलू है। हमारा ये ख्याल था कि जब तालिबान इस वक्त सबसे एंगेज हैं, मास्को भी गए, बीजिंग भी गए, हमने भी उन्हें रेड कारपेट जो है दिया, तेहरान भी गए, तो ये ख्याल था कि जो तालिबान का जो असल करैक्टर था, यानी खुदकश हमले करना, धमाके करना, मासूम लोगों को कत्ल करना, इंसानी हुकूक, वो तो करैक्टर चेंज नहीं हुआ। अब यानी ये इन्हें जहाँ हमले और धमाके सूट कर रहे हैं क्योंकि खौफजदा करके काबुल गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए, दूसरी तरफ ये इल्ला माशाल्लाह पगड़ियाँ बांध कर आप लोगों के साथ हाथ से हाथ नहीं मिलाते हैं। तो क्या दोहा टॉक में या किसी भी मुज़ाकरात से पहले उन पर जोर नहीं देना चाहिए कि वो ये जो अपना पुराना करैक्टर है, हमलों का, धमाकों का, बेगुनाह लोगों को मारने का, इंसानी हुकूक का, कत्ल करने का, ये ख़त्म करें? चौधरी साहब देखें बरेलवी साहब, आपने दो बातें की। पहली बात जो है वो आपने की तालिबान के साथ एंगेजमेंट की। देखें, तालिबान के साथ इस वक्त तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी एंगेज्ड है, तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ बात कर रही है। लास्ट ईयर यूएस और तालिबान के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट हुआ। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम जो लीडरशिप है, अफ़गान गवर्नमेंट, वो इस वक्त तालिबान के साथ बात कर रही है। तो ये साबित करता है कि तालिबान जो है वो दे आर अ पॉलिटिकल रियलिटी। उनके साथ जाहिर है उनके साथ
साथ बात करके ही आप अफगान मसले का हल तलाश कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो बात आपने की ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हमने बिल्कुल क्लियरली ये स्पेल आउट किया है कि हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर तशवीश है। हम ये समझते हैं कि तमाम अफगान साइड्स के लिए ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की रिस्पेक्ट की जाए। तो हमारा तो बरेलवी साहब वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा स्टेक है और हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसमें। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हमारी बहुत कंट्रीब्यूशन है। अफ़गानिस्तान के 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ा नंबर ख़वातीन का है। पाकिस्तान ने 6,000 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स दी है अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स को टू स्टडी इन सम ऑफ पाकिस्तान बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, और उसमें से एक लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो रिजर्व्ड है ख़वातीन के लिए, अफ़गान वेमेन के लिए। अफ़गानिस्तान के अंदर हम ये समझते हैं कि जो ये उनकी वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो हम तो बिल्कुल क्लियर हमारी पोजीशन है कि इसे बिल्कुल रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी बरेलवी साहब करनी ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान को किसी सूरत में भी किसी भी अफ़गान साइड के कंडक्ट का, उनके एक्शन का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हमने अफ़गान पीस प्रोसेस को सपोर्ट किया, हम अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। हमने क्लियरली ये कहा है कि हमारे अफ़गानिस्तान में कोई फेवरेट्स नहीं है, हमारे फेवरेट्स अफ़गानिस्तान के अवाम है। हमारी डिज़ायर अफ़गानिस्तान के अंदर पीस है, हमारा ऑब्जेक्टिव अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव, ब्रॉड बेस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। लेकिन पाकिस्तान को फैसिलिटेटर का रोल तो ठीक है, लेकिन किसी भी तरह से गारंटर का रोल ना हमारा है और ना ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। जी शुक्रिया दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान, जिस उम्मीद का इजहार कर रहे थे, ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, काश वो हम तालिबान की तरफ से देखें भी। इसी के साथ ही मुजाहिद बरेलवी को GTV से इजाज़त दीजिए।